हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मेडिको ट्रिक। फ्रेंड, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ वुंड। ठीक है, व्हाट इज़ वुंड। तो वुंड के लिए कहा गया है कि अ डिसकॉन्टिन्यूटी और ब्रेक इन द सरफेस एपिथेलियम। ठीक है, तो अगर सरफेस एपिथेलियम में ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड वुंड। ठीक है, इसको हम वुंड कहेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम अल्सर की बात करें तो वो भी डिसकॉन्टिन्यूटी और ब्रेक है, बट सरफेस एपिथेलियम के साथ एक पॉइंट और जुड़ जाएगा, दैट इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन आपको बिल्कुल साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वुंड है डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक इन द सरफेस एपिथेलियम, व्हाइल अल्सर डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक इन सरफेस एपिथेलियम एज वेल एज म्यूकस एपिथेलियम। तो दोनों यहाँ इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ये आपको जानना है। ठीक, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की, विच इज़ फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पहले जो वुंड हीलिंग की फेजेस थी उसमें सिर्फ इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन और रिमॉडलिंग, इन तीन को डिस्क्राइब किया गया था। लेकिन अब एक नई एडवांस स्टेज को जोड़ दिया गया, दैट इज़ हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म है, वन इज हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस, अनदर इज होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, स्टेसिस। ठीक है, तो दोनों अलग अलग टर्म है। हीमोस्टेसिस का मतलब है, हीम मतलब होता है ब्लड, स्टेसिस मतलब रोकना, तो यानी ब्लड को रोकने की जो प्रोसेस है दैट इज हीमोस्टेसिस। बट होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस का मतलब है कि बॉडी का अपना इंटरनल मैकेनिज्म है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है या बॉडी की जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मेंटेन कैसे रखा जाता है, तो ये होम्योस्टेसिस है। ठीक है, तो यानी एबिलिटी ऑफ बॉडी, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको साथ के साथ याद रखने हैं। तो ये प्रोसेस जो हीमोस्टेसिस की है। ठीक है, तो हीमोस्टेसिस की प्रोसेस है, होम्योस्टेसिस मैंने आपको बता दिया। तो जो फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग है उसमें ये प्रोसेस है, पहले है हीमोस्टेसिस, दूसरा है इन्फ्लामेशन, तीसरी है प्रोलिफरेशन और चौथी है रिमॉडलिंग। तो ये चार फेजेस होती हैं वुंड हीलिंग की जो आपको याद रखनी है। इसको आप HIPR करके याद रखते हो, HIPR, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड रिमॉडलिंग। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम देख लेते हैं जो पहली स्टेज है, दैट इज़ हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो हीमोस्टेसिस की जो प्रोसेस है, ठीक है, तो ये क्या है? ब्लड क्लॉट होने की प्रोसेस है, ब्लड क्लॉट होने की प्रोसेस। तो ये कितने दिन चलती है? जनरली हम मान लेते हैं कि 1 डे चलती है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट यानी इंस्टेंट, हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेंट से 1 डे तक हम इसका एक टाइम मान लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ये स्किन है, ठीक है, तो इसमें ब्रेक आ गया। ठीक है, ये जैसे वुंड बन गया। ठीक है, तो वुंड बनने से क्या होता है कि आपकी जो नीचे ब्लड वेसल्स हैं वो भी एक्सपोज होती हैं। ठीक है, और एयर के कांटेक्ट में आती हैं। ठीक है, तो एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि इंडोथीलियम एक्सपोज हुई, आपका इंजरी हुई, इंजरी से आपकी जो डिसकंटिन्यूटी थी वो सरफेस एपिथेलियम में हुई, और फिर आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो कांटेक्ट में आई एयर के, या हम कह सकते हैं आपकी जो इंडोथीलियम है, इंडोथीलियम वो एयर के कांटेक्ट में आई। ठीक है, तो इंडोथीलियम के एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि जो कोगुलेशन कास्केट है, कोगुलेशन कैस्केट, वो इनिशिएट हो जाता है और प्लेटलेट जाके यहाँ पर एग्रीगेट होना शुरू हो जाती हैं और क्या बनाती हैं? प्लेटलेट प्लग, प्लेटलेट प्लग बना देती हैं। ठीक है, जिससे क्लॉट बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है? हीमोस्टेसिस की प्रोसेस है। फिजियोलॉजी में हम बाद में कभी एक लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि स्किन की जो कंटिन्यूटी थी उसमें ब्रेक हुआ। ब्रेक होने की वजह से क्या हुआ कि आपकी जो वेसल्स हैं वो एयर के कॉन्टैक्ट में आई, इंडोथीलियम एयर के कॉन्टैक्ट में आई, जिसकी वजह से आपके कोगुलेशन कास्केट एक्टिव हुआ, प्लेटलेट का डिपोजिशन हुआ और क्लॉट बन गया। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस, जो फर्स्ट प्रोसेस है, जो इंस्टेंट से लेके फर्स्ट डे तक रहती है। ठीक है, फिर मैंने सेकेंड प्रोसेस की हम बात करते हैं, दैट इज़ सेकेंड स्टेप इज़ इन्फ्लामेटरी फेज और लेग फेज, इसी को हम लेग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये जान लीजिए। तो जो इन्फ्लामेटरी फेज है उसमें क्या होता है, तो इसमें हमें याद रखना है कि देखो लिखा है इंजरी रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। तो इस फेज़ में क्या होता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो एक्टिव हो जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है।
तो वो क्या करता है कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करता है। ठीक है, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं रिलीज होते हैं और दो फेज़ में ये इन्फ्लामेटरी फेज चलती है, एक इनिशियल और एक लेट फेज़। ठीक है, तो इनिशियल फेज़ को हम क्या कहते हैं, अर्ली फेज़। ठीक, तो पहले हम जानते हैं कि अर्ली फेज़ में क्या होता है। अर्ली फेज़ में क्या होता है कि आपका जैसे इंजरी हुई, ठीक है, हीमोस्टेसिस मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले क्या होती है कि न्यूट्रोफिल्स उस जगहों पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, क्यों, और ये करती क्या है, ये क्या करती हैं, क्योंकि आपका सरफेस की डिसकंटिन्यूटी ब्रेक हो गई तो अब वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो गया। अब इन्फेक्शन उस जगह पर आए, उसको रोकने के लिए, ताकि इन्फेक्शन आगे न बढ़े, उसको रोकने के लिए न्यूट्रोफिल्स उस स्थान पर जाती हैं। तो क्या करती हैं, चेक द फर्दर इन्फेक्शन, चेक द फर्दर इन्फेक्शन। ठीक है, कोगुलेशन हुआ, कोगुलेशन कास्केड बना, क्लॉट रुक गया। अब क्या होता है कि न्यूट्रोफिल ये देखती हैं कि जो बैक्टीरिया अंदर गया है वो फर्दर ना फैले, तो उसके लिए न्यूट्रोफिल्स उस स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ये ब्रेक हुई कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है, वुंड बन गया, कोगुलेशन प्लग यहाँ पर बना। अब क्या है कि न्यूट्रोफिल्स आके एक्टिव हो जाती हैं ताकि ये इन्फेक्शन बगल के सेल्स में स्प्रेड ना हो। तो सबसे पहला इनिशियल फेज में न्यूट्रोफिल्स का काम होता है। फिर ये होने के बाद क्या होता है, लेट फेज स्टार्ट होती है। लेट फेज में क्या होता है, जब आपका इन्फेक्शन फर्दर रुक गया, अब जो कंटामिनेशन उस लोकल एरिया पर है, ठीक है, जो कंटामिनेटेड सेल्स हैं उस एरिया पर, या जो नेक्रोज्ड टिश्यूज़ हैं या डीवाइटलाइज्ड टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उन पर एक्शन होता है, यानी लोकल इन्फेक्शन। अब जो उस स्थान पर जो इन्फेक्शन रुका पड़ा है उसके लिए क्या होता है कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं, यानी मोनोसाइट्स, वो एक्टिव हो जाती हैं। और मोनोसाइट एक्टिव होकर के मैक्रोफेजियल एक्शन करती हैं। ठीक है, तो एंजाइम रिलीज करती हैं और एंजाइम की वजह से क्या होता है कि ये इनगल्फ कर लेती हैं लोकल बैक्टीरिया और नेक्रोज्ड टिश्यू को। ठीक है, तो आपने समझ लिया। तो ये प्रोसेस जो चलती है इनिशियल फेज और लेट फेज, ये चलती है 1 to 3 डेज तक। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि दो फेजेस थी, इनिशियल और लेट फेज। इनिशियल फेज में क्या हुआ, न्यूट्रोफिल सबसे पहले जो इन्फेक्शन था उसको चेक किया कि वो फर्दर ना फैले। ठीक है, फर्दर इन्फेक्शन को रोका तो उसकी न्यूट्रोफिल एक्टिव हुई, और जब वो इन्फेक्शन फर्दर नहीं फैला, रुक गया, तो उसके बाद पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स यानी मोनोसाइट्स एक्टिव हुई, और मोनोसाइट्स ने क्या किया, मैक्रोफेजियल एक्शन किया और जो इन्फेक्शन लोकलाइज था उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये इन्फ्लेमेटरी फेज़ में होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है कि इन्फ्लेमेटरी फेज़ की, ठीक है, सबसे प्रीडोमिनेंट सेल कौन सी है, सबसे प्रीडोमिनेंट सेल कौन सी है, तो हमें याद रखना है कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही चेक करती हैं इन्फेक्शन ताकि फर्दर ना फैले। ठीक है, और फिर जो फैला हुआ इन्फेक्शन है लोकलाइज्ड, उसको मैक्रोफेजेज एंड मोनोसाइट्स चेक करती हैं मैक्रोफेजियल एक्शन से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी इन्फ्लेमेटरी फेजेस है, तो इस पूरी प्रोसेस में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं इम्यून सिस्टम के द्वारा। तो जो टिपिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है, र्यूबर, कैलोर, डॉलर और ट्यूमर। ठीक है, ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी फेज। और ये कितना चल रही है मैं क्लियर कर चुका हूँ। हीमोस्टेसिस फर्स्ट डे मैंने बताया था, इनिशिएशन ऑफ वुंड से फर्स्ट डे तक था, ये 1 to 3 डेज तक होता है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दो फेज हो गई। तीसरी फेज आती है प्रोलिफरेशन फेज। तीसरी फेज है प्रोलिफरेशन फेज, इसी को हम बोलते हैं कोलाजन फेज। तो क्या हुआ, पहले हीमोस्टेसिस हुआ, ठीक है, ब्लड क्लॉट रुक गया, फिर उसके बाद इन्फ्लेमेटरी फेज आई। तो उसमें क्या हुआ कि जो इम्यून सेल था वो एक्टिव हुए और उन्होंने इन्फेक्शन को फर्दर जाने से रोका और जो नियर बाई इन्फेक्शन था वो ख़त्म किया। अब उसके बाद क्या होता है, अब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा। अब क्या होगी, धीरे धीरे सेल भरना शुरू होगी, तो उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन फेज। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोलाजन फेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोलाजन का डिपोजिशन स्टार्ट होता है, और कोलाजन ही क्या करता है, आपकी बॉडी की सेल्स को बनाता है और मसल्स को फॉर्मेशन में मदद करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, तो हीमोस्टेसिस हमने बताया था फर्स्ट डे, इनिशिएशन टू फर्स्ट डे, 1 to 3 डे इन्फ्लेमेटरी फेज, और ये स्टार्ट होती है 5th और 6th डे ऑफ इंजरी। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन के लिए हम कह सकते हैं कि ये स्टार्ट होती है 3rd डे से लगभग 2 to 4 वीक्स तक। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें जो मेन एक्शन होता है वो सिर्फ 2 सेल्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सी प्रोलिफरेशन की फेजेस में होता है, एक होता है प्रोटोकोलाजन। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले प्रोटोकोलाजन का बनना स्टार्ट होता है प्रोलिफरेशन की फेज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटोकोलाजन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है,
और प्रोटोकोलाजन ही जो है कोलेजन का फॉर्मेशन करता है। तो बस प्रोलिफरेटिव फेज में आपको याद रखना है कि यहाँ पर मसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, नई नई टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टिव फेज है। तो हमको 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, 2 चीज़ें याद रखनी है। वन इज़ फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी, और दूसरी मायोफाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी। ठीक है, तो 2 आपको ध्यान रखनी है। तो क्या हुआ कि फ्रॉम 3rd डे, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी फेज खत्म हो गई, तो इससे 2 to 4 वीक्स तक क्या होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट डिपॉजिट होना शुरू होती हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या करती हैं, प्रोलिफरेशन करती हैं, ठीक है, और प्रोटोकोलाजन को बनाती हैं। किसको बनाती हैं, प्रोटोकोलाजन को। और प्रोटोकोलाजन क्या करता है, ये कोलाजन का पहला फॉर्म है, प्रोटो मतलब पहला, प्रो मतलब पहला जो है इसका, ठीक है। तो प्रोटोकोलाजन गेट कन्वर्टेड इनटू कोलेजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोकोलाजन हाइड्रोक्सिलेज, और उसके लिए हमें ऑक्सीजन, आयरन और एब्सकॉर्बिक एसिड तीनों की जरूरत पड़ती है। तो प्रोटोकोलाजन जो होता है इनके प्रेजेंस में कोलाजन में कन्वर्ट होता है, और कोलाजन जो करता है वो मसल फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फाइब्रोब्लास्ट थी, फाइब्रोब्लास्ट ने प्रोटोकोलाजन को बनाया जो कोलाजन की पहली फॉर्म है, और प्रोटोकोलाजन कोलाजन में कन्वर्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोकोलाजन हाइड्रोक्सिलेज और ऑक्सीजन, आयरन और एब्सकॉर्बिक एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, अब जो ये कोलाजन बना, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये कौन सा कोलाजन बनता है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ याद रखनी है, ये जो कोलाजन बनता है वो टाइप 3 कोलाजन बनता है। कौन सा बनता है, टाइप 3 कोलाजन। और जो टाइप 3 कोलाजन होता है ये वीकेस्ट कोलाजन होता है, ठीक है, जो दोबारा ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और उस दूसरी तरफ क्या होता है, कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल फाइब्रोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई वुंड हील करना है तो क्या होगा, नीचे फाइब्रोब्लास्ट सेल बनेंगी जो नीचे से हील करेंगी, और मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या करेगी, स्ट्रेच करेगी इन सेल्स को, ताकि दोनों इंड जो हैं वो नज़दीक आ जाएं इसके। ठीक है, तो वो काम होता है मायोफाइब्रोब्लास्ट का। मायो मतलब मसल, तो मसल वो मस्कुलर की तरह काम करेंगी, खींचेंगी दोनों एजेस को ताकि वो नज़दीक आ जाएं। ठीक है, तो मायोफाइब्रोब्लास्ट का काम होता है। तो मैंने आपको फाइब्रोब्लास्ट बता दिया, वो कोलाजन बना रहा है, प्रोटोकोलाजन से कोलाजन बना रहा है। कौन सा, टाइप 3 कोलाजन बना रहा है, जो वीकेस्ट कोलाजन है, जो दोबारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तुरंत टूट भी सकता है। ठीक है, और मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या कर रही हैं, ये इंड्स को नज़दीक ला रही हैं, चिपका रही हैं, ताकि जल्दी जो है वुंड हील करे। ठीक है, तो मायोफाइब्रोब्लास्ट इंड्स को नज़दीक लेके आती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है ताकि इपिथेलाइजेशन प्रॉपर हो, जल्दी हो। ठीक, और जो हमारा कोलाजन बनता है वो कैसे बनता है, जैसे हमने देखा घर में जब कंक्रीट स्लैब पड़ता है तो उसमें स्टील भी होती है, उसमें सीमेंट भी होता है, उसमें वाटर भी होता है। ऐसा ही कंक्रीट स्लैब कैसे बनता है, फाइबर, जेल और फ्लूइड, इसका एक कंक्रीट स्लैब बनता है जो कोलाजन के फॉर्म में, टाइप 3 कोलाजन के फॉर्म में बनता है। तो हमें याद रखना है कि हमने क्या याद करा कि प्रोलिफरेटिव फेज को कोलाजन फेज कहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मसल का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, कोलाजन बन रही है, कब होती है, फ्रॉम 3rd डेज टू 2 to 4 वीक होती है। सबसे पहले प्रोटोकोलाजन बनता है, कैसे बनता है, फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट, हमने 2 याद करने के लिए कहा। फाइब्रोब्लास्ट से प्रोटोकोलाजन बना, प्रोटोकोलाजन से कोलाजन बना इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोकोलाजन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, और उसी से फिर जो है फाइब्रोब्लास्टिक कोशिका मायोफाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हुई, जिसने वुंड्स के एजेस को खींचा, किनारों को खींचा ताकि नज़दीक आएँ और जल्दी भरें। और जो कोलाजन बना वो कौन सा बनता है, टाइप 3 कोलाजन, विच इज़ द वीकेस्ट कोलाजन। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, तो हमने आपको बता दिया। अब आती है लास्ट फेज, दैट इज़ रीमॉडलिंग फेज। अब जब कोलाजन बन गया तो वो कोलाजन और स्ट्रांग हो जाए, ताकि स्किन अपनी प्रॉपर जो उसकी टेंडेंसी है, प्रॉपर टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो गेन कर सके। ठीक है, तो वो आती है रीमॉडलिंग पेज। अब रीमॉडल्ड होगा। ठीक है, अब आपने पूरा कंक्रीट स्लैब बना दिया घर का, अब घर को हम मॉडलिंग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वुंड भी रीमॉडलिंग होगी, तो उसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। ठीक है, यहाँ पर जो आपका स्किन थी वो कंप्लीट मेच्योरिटी को गेन करेगी। ठीक है, ये कब से कब तक होता है, फ्रॉम 2 वीक्स टू 1 ईयर तक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोलाजन का कन्वर्जन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि फाइब्रोब्लास्ट सेल जो थी वो टाइप 3 कोलाजन बना रही थी, तो टाइप 3 कोलाजन इस स्टेज में टाइप 1 कोलाजन में कन्वर्ट हो जाता है। टाइप 1 कोलाजन में कन्वर्ट हो जाता है। टाइप 3 मैंने बताया कि वीकेस्ट कोलाजन था, और जो टाइप 1 कोलाजन होता है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट कोलाजन बनता है। ठीक है, तो इस रिमॉडलिंग के फेज में जो कमजोरी थी वो और मजबूती में कन्वर्ट हो गई, यानी वीकेस्ट कोलाजन गेट कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्गेस्ट कोलाजन, दैट इज टाइप 1 कोलाजन। तो यहाँ पर कोलाजन का कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो हमें याद रखना है कि टाइप 3 रेशियो टाइप 1। टाइप 1 क्या है, हार्डेस्ट कोलाजन है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि टाइप 1 कोलाजन जो है वो 80% होता है, जबकि टाइप 3 कोलाजन 20% होता है। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में बात करें। ठीक है, यानी जो टाइप 3 कोलाजन था वो 20% रह गया परसेंटेज में, टाइप 1 कोलाजन 80% हो गया। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, अगर रेशियो की अगर हमसे बात की जाए तो हम कह सकते हैं 1:4। टाइप 3 रेशियो टाइप 1 इज़ 1:4। तो इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझ गए कि अगर एक बार इंजरी हो जाए तो फुल जो
मेच्योरिटी गेन कितनी हो सकती है, 80% ही हो सकती है, 20% फिर भी मेच्योरिटी रह जाती है। ठीक है, तो अगर स्क्रीन एक बार ब्रेक हो जाए तो वो अपनी 80% ही टेंसाइल स्ट्रेंथ को गेन कर पाती है, 20% जो है फिर भी रह जाता है। तो वही यहाँ बताया कि 80% ऑफ द वुंड हीलिंग एट द एंड ऑफ 12 वीक ही हो पाता है, 20% फिर भी रह जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जहाँ पे भी हम जब कभी सर्जरी भी करते हैं तो इंसीजन देते हैं तो हम कहते हैं कि उस स्थान पर इंसीजनल हर्निया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इंसीजनल हर्निया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसीजन के बाद जो स्किन की अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस कर जाती है 20%। ठीक, ये आप समझ गए। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सी प्रोसेस चल रही हैं। और तब इस रिमॉडलिंग के प्रोसेस के बाद क्या होता है, स्कार का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? स्कार का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि दो प्रोसेस जो हैं वुंड हीलिंग के फेजेस हो गई, 4 फेज जो हमने बताया, हीमोस्टेसिस नंबर 1, नंबर 2 इन्फ्लामेटरी फेज HI, ठीक है, फिर थर्ड हमने बताया प्रोलिफरेशन P, लास्ट में बताया कोलेजन फॉर्मेशन रिमॉडलिंग फेज HIPR। ठीक है, लास्ट में 2 प्रोसेस होती हैं, एक होती है एपिथेलाइजेशन प्रोसेस, एक फाइब्रोब्लास्ट प्रोसेस। ठीक है, तो समझ लीजिए जैसे कोई वुंड है, ठीक है, तो 2 प्रोसेस हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, प्रोलिफरेशन में फाइब्रोब्लास्ट सेल बनती हैं जो कोलाजन बनाती हैं, जो नीचे से बढ़ती हैं सेल को। और एपिथेलाइजेशन में क्या होता है कि ये जो इंड्स हैं वो नज़दीक आते हैं। ठीक है, एपिथेलाइजेशन में इंड्स नज़दीक आते हैं और फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी में नीचे से भरना शुरू होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एपिथेलाइजेशन अगर ज़्यादा है तो स्कार, ठीक है, वो कैसा बनेगा, लेसर बनेगा, मतलब अच्छी हीलिंग होगी। ठीक है, अगर फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी ज़्यादा है तो वर्सन स्कार, तो कैसा बनेगा, वर्सन स्कार बनेगा। अगर नीचे की सेल ज़्यादा भर रही हैं, ऊपर एपिथेलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो स्कार जो बनेगा वो वर्सन होगा। पर अगर ऊपर सेल्स भी नज़दीक आ रही हैं और नीचे की प्रोसेस जो है फाइब्रोब्लास्ट की वो कम है और एपिथेलाइजेशन ज़्यादा है, तो ये इंड्स जल्दी नज़दीक आ जाएंगे और नीचे फिर हील होता रहेगा, तो इससे स्कार लेसर बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको आज क्लियर किया वुंड्स की सारी फेजेस। ठीक है, तो हमने आपको बताया कौन कौन सी फेजेस हैं, HIP और R, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेटरी, प्रोलिफरेशन एंड रिमॉडलिंग फेज। तो आज हमने बात की वुंड के और वुंड की स्टेजेस, वुंड हीलिंग के स्टेजेस के बारे में। और जो हम वुंड हीलिंग की हम बात कर रहे हैं वो नेचुरल वुंड हीलिंग है, वो हेल्दी वुंड हीलिंग है। अगर एबनॉर्मल वुंड हीलिंग होगी तो वो इस तरीके से नहीं होगी, वहाँ पर 2 चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, केलॉइड्स का और एक हाइपरट्रोफिक स्कार का, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये नॉर्मल वुंड हीलिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्दी मैं टेलीग्राम पर आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगा, तो टेलीग्राम लिंक भी मैं आपको दूंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।